उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ दरक रहे हैं। मलबा घरों और सड़कों पर गिर रहा है। मसूरी में मूसलाधार बारिश के बाद दरकते पहाड़ को देखकर अफरा तफरी मच गई। लोग गाड़ियां छोड़कर भागने लगे। यहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से पत्थर बरस रहे हैं और सड़कों का बुरा हाल हो गया है। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से भारी तबाही मची है। तूफानी बारिश के चलते पहाड़ों का मलबा और पानी रिहायशी इलाकों तक में घुस आया है। कालीमठ इलाके में ज्यादा नुकसान हुआ है। कालीमठ गुप्त काशी सड़क भी तबाह हो चुकी है। इससे कई गांवों का रास्ता कट गया है। लोगों को आने जाने में भारी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश निचले इलाकों में कैसा कहर ढा रही है। ऋषिकेश की तस्वीरें इसकी गवाह हैं। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है और पानी परमार्थ निकेतन पर लगी शिव की मूर्ति को छूने लगा है। जिस घाट पर रोजाना आरती होती थी वहां सीढ़ियों और जमीन का कहीं नामो निशान नजर नहीं आ रहा। उत्तराखंड के रामनगर में कोसी नदी उफान पर है। नदी की तेज धार 22 साल के एक युवक को बहाकर ले गई। तभी पुल पर खड़े 12 साल के सनी की उस पर नजर पड़ गई। बहादुरी की मिसाल पेश करते हुए सनी ने नदी में छलांग लगा दी और धार में बहते युवक को बचा लिया। रामनगर के विधायक ने सनी के हौसले को सलाम करते हुए उसे सम्मानित करने का फैसला किया है। दरभंगा के हनुमान नगर में सैलाब की चपेट में आया मंदिर भी आधा डूब चुका है। पानी घरों की छतों तक पहुंच गया है। सैलाब के बीच इंसान रहने को मजबूर हैं। जुगाड़ की नाव ही आने जाने का एकमात्र जरिया है। सफर के लिए बस इस जुगाड़ वाली नाव का सहारा है। हालात इतने बदतर हैं कि घर चलाने के लिए बाढ़ के बीच में लोग दुकानें खोल रहे हैं। न प्रशासन की ओर से कोई सुध ले रहा है और न ही कोई मदद मिल रही है। बाढ़ ने केरल के अलपुझा का हाल बेहाल कर दिया है। यहाँ करीब 150 साल पुराना चर्च धराशायी हो गया। वहीं पूरे इलाके में पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। घरों में पानी घुस चुका है। केरल के कोटियाम में भी बाढ़ ने हालात बेकाबू कर दिए हैं, जिसके बाद बोट सर्विस पर रोक लगा दी गई है। मंगलवार को ही इस बारे में पता चला। गंभीर बात यह है कि फेफड़ों का कैंसर तीसरी स्टेज यानी एडवांस स्टेज में है, जिसका अब पता चला है। संजय दत्त 3 दिन पहले सांस की तकलीफ और बेचैनी की शिकायत के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए थे। इसके बाद उनका कोविड टेस्ट हुआ जो नेगेटिव निकला। लीलावती में संजय दत्त की पूरी जांच के बाद जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। संजय दत्त लंग कैंसर से पीड़ित निकले जो एडवांस स्टेज में पहुंच चुका था। 10 अगस्त को संजय दत्त को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सूत्रों के मुताबिक संजय दत्त का इलाज अमेरिका में कराया जा सकता है। सड़क पर हंगामा बवाल, भीषण आगजनी, बेकाबू भीड़। एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बीती रात बेंगलुरु की सड़कों पर ऐसा संग्राम मचा। जिस घर के शीशे तोड़े जा रहे हैं वो कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति का घर है। लाठी डंडों से लैस भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की। जबरदस्त बवाल हुआ। उपद्रवियों के हुजूम ने सड़क पर भी आगजनी की। विधायक श्रीनिवास के भतीजे के भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट पर यह हिंसा भड़की, जिसमें 2 की मौत हो गई। उपद्रवियों ने विधायक के घर को तहस नहस कर दिया। सैकड़ों की भीड़ घर के बाहर जमा हो गई। पूरे इलाके में रात भर आगजनी हुई। उपद्रवियों की भीड़ से निपटने के लिए भारी पुलिस बल को सड़क पर उतरना पड़ा। उपद्रवियों ने पुलिस को भी निशाना बनाया, पथराव किया, जिसमें एडिशनल पुलिस कमिश्नर समेत 60 पुलिस वालों को चोटें आईं। हालात पर काबू करने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 2 उपद्रवियों की मौत हो गई जबकि 1 जख्मी है। ये पूरी हिंसा बेंगलुरु के जीडे हल्ली इलाके में हुई। इलाके में अभी शांति है, लेकिन तनाव बना हुआ है। जीडे हल्ली और केजी हल्ली इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि बेंगलुरु के बाकी इलाकों में धारा 144 लागू है।
जिस भड़काऊ पोस्ट पर यह बवाल मचा उसे डिलीट कर दिया गया है। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि अतिरिक्त बल तैनात किया गया है, उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने बताया कि भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में विधायक के भतीजे नवीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही हिंसा फैलाने के आरोप में 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। In all this confusion, I don't know what action has been taken against the person who has taken derogatory this thing. I got to now know that he has been arrested, and definitely he will be put on trial. And we want strictest punishment, not just because he has posted a derogatory message, but he has tried to deliberately create a law and order issue. Okay. सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत केस में फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर किया जाए या नहीं। मंगलवार को रिया चक्रवर्ती की केस मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका पर दोनों पक्षों के वकीलों में तीखी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को लिखित जवाब देने के लिए गुरुवार तक का समय दिया है। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस पर आरोपियों से मिले होने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को पटना में एफआईआर दर्ज कराने का पूरा अधिकार है, क्योंकि मुंबई पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल के सिंह की बेटी महज 10 मिनट की दूरी पर थी जब सुशांत का दरवाजा खोला गया और बॉडी नीचे उतारी गई। दरवाजा खोलने वाले और ताला तोड़ने वाले को भी भेज दिया गया। क्या ये हालात संदेहास्पद नहीं लगते? किसी ने बॉडी को नीचे उतारते हुए भी नहीं देखा। पहले भी इस पर सवाल उठे थे कि सुशांत की मौत के बाद कमरे में सबसे पहले जाने वाले और बॉडी उतारने वाले सिद्धार्थ पिठानी को हैदराबाद क्यों जाने दिया गया। रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस और एजेंसियों को पूछताछ के दौरान उस यूरोप टूर को लेकर चौंकाने वाली जानकारी दी है, जिसके बाद सुशांत की तबीयत बिगड़ गई। अक्टूबर 2019 में सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और रिया के भाई शोविक इस टूर पर गए थे। इटली के फ्लोरेंस शहर में दोनों 600 साल पुराने हेरिटेज होटल में ठहरे थे। इसी टूर के बाद सुशांत बीमार पड़ गए थे। तीनों को यूरोप से छुट्टियां बिताकर 2 नवंबर को भारत लौटना था, लेकिन सुशांत की तबीयत खराब होने के कारण 28 अक्टूबर को ही लौटना पड़ा। मुंबई पुलिस और एजेंसियों को रिया ने जो कहानी बयान की है, उसके मुताबिक 600 साल पुराने हेरिटेज होटल के जिस कमरे में सुशांत अकेले थे, उसकी दीवारों पर एक पेंटिंग लगी थी जिसमें दिखाया गया था कि शनि अपने ही बच्चों को निगल रहा है। रिया के मुताबिक जब वो कमरे पर लौटी तो सुशांत पेंटिंग को देखकर बेहद डरे हुए थे और कांप रहे थे। रिया का कहना है कि यहीं पर पहली बार उसे महसूस हुआ कि सुशांत को मानसिक बीमारी है। मुंबई में ईडी की जांच सुशांत केस में फुल रफ्तार से चल रही है। मंगलवार को सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से लंबी पूछताछ हुई। 5 दिन में उन्हें तीसरी बार पूछताछ के लिए तलब किया गया। ईडी को श्रुति मोदी ने बताया कि जब से रिया सुशांत की जिंदगी में आई थी, वे ही सभी फैसले लेती थी। सुशांत के फाइनेंशियल से लेकर फिल्मी प्रोजेक्ट भी रिया ही फाइनल करती थी। श्रुति फरवरी 2020 के बाद से सुशांत के संपर्क में नहीं थी। ईडी ने मंगलवार को फिर से सुशांत के साथ रहने वाली रिया के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ की। इसके अलावा सुशांत की बहन मीतू सिंह का भी बयान दर्ज किया। मीतू सिंह से करीब 9 घंटे ईडी ने पूछताछ की। इसके अलावा ईडी रिया, उनके भाई शोविक और पिता इंद्रजीत के मोबाइल से 1 साल का डेटा रिकवर कर रही है, ताकि सुशांत के फाइनेंस से जुड़े तमाम लेन देन की कड़ियों को जोड़ा जा सके। सहरसा में सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने शिवसेना नेता संजय राउत को नोटिस भेजा है। वकील के जरिए भेजे गए नोटिस में नीरज सिंह बबलू ने कहा है कि संजय राउत 48 घंटे के अंदर माफी मांगे, वरना उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। गौरतलब है कि संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में के सिंह पर दूसरी शादी करने और सुशांत के अनबन के बारे में लिखा था। करीब 34 दिनों के बाद सचिन पायलट दिल्ली से राजस्थान लौटे। जयपुर में समर्थकों ने पायलट का जोरदार स्वागत किया। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर हमला तो नहीं किया, लेकिन इशारों में अपनी बात रख दी। पायलट ने कहा कि वो गहलोत को गले लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गलती पर चुप भी नहीं रहेंगे।
मेरा पर्सनल व्यक्तिगत किसी से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर मुझे किसी के काम करने के तरीके में बेहतर करने का मैं सुझाव देना चाहता हूं, तो वो लोकतंत्र के खिलाफ नहीं है, वो पार्टी के खिलाफ नहीं है, वो देशद्रोह कहां से है। उधर टोंक में सचिन पायलट के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया और आतिशबाजी की। स्वागत हो गया है आपका। सुलह होने के बाद सचिन पायलट ने सबसे पहले आज तक के साथ खास बातचीत की। उन्होंने गहलोत के उन सारे आरोपों का जवाब दिया जो राजस्थान के सीएम ने सियासी संकट के दौरान उन पर लगाए थे। गहलोत के निकम्मा और नकारा के आरोपों पर पायलट ने पलटवार किया और कहा कि राजनीति में सही शब्दों का चुनाव बेहद जरूरी है। कम से कम राजनीति में तो पब्लिक देखती है कि हम किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और हम लोगों को अपने आचरण से, अपने व्यवहार से एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। और जब ये बातें बोली गई, मैं भी इंसान हूं, मुझे पीड़ा हुई, दुख भी हुआ। सचिन पायलट जयपुर पहुंचे तो अशोक गहलोत दिल्ली आए। बताया जाता है कि पार्टी आला कमान ने राजस्थान के हालात को लेकर माथापच्ची के लिए मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया है। दिल्ली रवाना होने से पहले गहलोत के सुर नरम दिखे और उन्होंने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा। पूरा जोर लगा लिया बीजेपी के नेताओं ने, पूरा षड्यंत्र किया सरकार को किसी कीमत पे गिराना, हम लोगों को किसी कीमत पे गिराना है। उस माहौल के अंदर अगर हमारे एमएलए एक आदमी छोड़ के नहीं गए, एक आदमी। सचिन पायलट के पहुंचने से पहले उनके समर्थक में डटे रहे 3 निर्दलीय विधायकों ने पाला बदल लिया। तीनों विधायकों ने जयपुर में सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की और उन्हें अपना नेता मान लिया। राजस्थान के बीएसपी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राहत देने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 13 अगस्त को करेगा। तब तक हाई कोर्ट मामले में सुनवाई जारी रहेगी। राजस्थान में बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर हाई कोर्ट ने नोटिस दिया था, जिसके बाद विधायकों ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। पंजाब में प्रताप सिंह बाजवा की सुरक्षा हटाए जाने के बाद विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बाजवा के समर्थन में अकाली दल और बीजेपी के नेताओं ने कमान संभाल ली है। बीजेपी ने कैप्टन सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि बाजवा की सुरक्षा हटाना एक बचकाना कदम है। वहीं अकाली दल ने कहा है कि सरकार पुलिस सुरक्षा को विरोधियों के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इस बीच कांग्रेस सफाई दे रही है कि सुरक्षा वापस लेने से पहले ऑडिट किया गया है। भीम आर्मी ने विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने का ऐलान किया है। पटना में चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आजाद ने बिहार के लिए अपनी टीम की घोषणा भी कर दी। चंद्रशेखर आजाद ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि लोग रोजगार नहीं मिलने से परेशान हैं। देखिए, पुरानी गवर्नमेंट के राज में ही ये पूरा प्रदेश जो है, एक बड़ा हिस्सा इसका बाढ़ ग्रसित है। तमाम लोग जो हैं परेशान हैं, और अभी क्योंकि यहाँ रोजगार की बड़ी समस्या है, इसलिए ये बिहार का एक बड़ा तबका जो है हमेशा जो है दूसरे प्रदेशों में जा के रोजगार के लिए परेशान होता है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 53,500 नए मामले सामने आने के बाद मरीजों का कुल आंकड़ा 22,68,000 के पार पहुंच गया है। 24 घंटे में कोरोना से 871 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद अब तक मरने वालों की संख्या 45,000 के पार पहुंच गई। संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, जहां 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में मरीजों की कुल संख्या 5,24,000 के पार पहुंच गई है। वहीं तमिलनाडु में मरीजों की तादाद 3 लाख से ज्यादा हो गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना की रफ्तार डराने वाली है और आंकड़ा 2,35,000 के पार पहुंच गया है। मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 70 साल की उम्र में राहत इंदौरी दूसरी दुनिया के सफर पर निकल पड़े। हालांकि उन्हें कोरोना भी था, जिसकी वजह से उनका इलाज इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में चल रहा था। राहत इंदौरी के निधन पर बॉलीवुड से लेकर सियासत के दिग्गजों ने शोक जताया। कश्मीर घाटी में 4G सर्विस को लेकर दिल्ली में IT स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी और कांग्रेस सांसदों के बीच जमकर तकरार हुई। बैठक का एजेंडा देश में 5G के प्रोसेस की शुरुआत को लेकर था, लेकिन कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर और विपक्षी पार्टियों के सदस्यों ने कश्मीर घाटी में 4G सेवा को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए मसले को उठाया। बीजेपी सदस्यों ने ये कहकर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया कि देश में मोबाइल सेवा की शुरुआत
1995 में हुई थी, लेकिन उस समय की सरकार ने इस सेवा की शुरुआत कश्मीर में 2003 में की। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। कोरोना से संक्रमित होने के बीच उनकी ब्रेन सर्जरी हुई थी, लेकिन इसके बाद से उनकी हालत स्थिर है। ये सर्जरी खून के थक्के को हटाने के लिए की गई थी। इमरजेंसी होने की वजह से ये सर्जरी तुरंत करनी पड़ी थी। आर्मी अस्पताल ने मंगलवार को जारी बुलेटिन में बताया कि उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। वो अब वेंटिलेटर पर हैं। कल शाम से कोई सुधार नहीं हो रहा है। ब्रेन सर्जरी के बाद प्रणब फिलहाल दिल्ली में सेना के अस्पताल में भर्ती हैं। सर्जरी के बाद उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। ब्रेन की नस में रक्त का थक्का जम जाने से अन्य हिस्सों में खून का प्रवाह बाधित हो जाता है। इसमें डीपीए दवा की डोज देकर रक्त के थक्के को गलाने का काम होता था, लेकिन अब कई नई तकनीकें आ गई हैं। जांघ के जरिए तार डालकर ब्रेन में पहुंचाकर रक्त का थक्का साफ कर दिया जाता है। अब इस बीमारी में रिकवरी का रेट भी काफी ज्यादा है। प्रणब दा की बहन एवं परिवार के अन्य सदस्यों ने उनके ठीक होने के लिए प्रार्थना की। सोमवार को मुखर्जी ने ट्वीट कर कहा था कि उनमें कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है और उन्होंने पिछले हफ्ते अपने संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन में जाने और कोरोना जांच कराने का आग्रह किया था। देश भर में समर्थक प्रणब मुखर्जी की सेहत की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के किरणाहार में उनके पैतृक गांव में ये यज्ञ हो रहा है। उनकी सलामती के लिए महामृत्युंजय जाप भी किया जा रहा है। मुखर्जी के पैतृक गांव में शुरू हुआ ये यज्ञ 72 घंटे तक चलेगा। बीरभूम के जिस मंदिर में ये यज्ञ हो रहा है, वहाँ के मुख्य पुजारी ने इसकी जानकारी दी। पुजारी ने कहा, महामृत्युंजय यज्ञ से प्रणब बाबू के स्वास्थ्य में निश्चित तौर पर सुधार होगा। वो किरणाहार के सपूत हैं। बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम दलों के नेताओं ने प्रणब दा की सेहत की सलामती की दुआ की है। सभी ने उम्मीद जताई है कि प्रणब बीमारी को हराकर स्वस्थ हो जाएंगे। पूरे देश के हम सब की ये कामनाएं है कि वो स्वस्थ हों, जल्दी रिकवर हों और पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर लौटें। प्रणब दा जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों और बहुत जल्दी स्वस्थ होकर के फिर से घर पे आएं। हम सब यही चाहेंगे और प्रणब दा जो है वो बहुत हर दिल अजीज राष्ट्रपति तो नहीं है, नेता के रूप में भी बहुत हर दिल अजीज हैं। बुलंदशहर की टॉपर बिटिया सुदीक्षा भाटी की संदिग्ध मौत पर यूपी राज्य महिला आयोग ने डीएम और एसपी से रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। सीओ सिटी दीक्षा सिंह के नेतृत्व में अपराध शाखा के 2 इंस्पेक्टर मामले की जांच करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने यूपी के डीजीपी को सही जांच करने के लिए चिट्ठी लिखी है। सुदीक्षा भाटी सड़क हादसे के चश्मदीद हेमंत शर्मा ने कहा है कि सबसे पहले वो दुर्घटना स्थल पर पहुंचे थे। उन्होंने ही भाटी परिवार के सड़क हादसे की जानकारी दी थी। उनके मुताबिक जब बुलेट सवार मनचले ने इमरजेंसी ब्रेक लगाई तो पीछे आ रही सुदीक्षा की बाइक उससे टकरा गई। इनकी बाइक में बैठे सभी लोग गिर गए। चश्मदीद ने यह भी बताया कि सुदीक्षा की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग घायल हुए थे। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सुदीक्षा की मौत के बहाने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर मनचलों की वजह से बेटियों को जान गंवानी पड़ेगी तो बेटियां आखिर कैसे आगे बढ़ेंगी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भी योगी सरकार पर निशाना साधा है। उधर बुलंदशहर पुलिस सुदीक्षा की मौत को महज एक्सीडेंट मान रही है। पुलिस की जांच में हादसे के वक्त सुदीक्षा के चाचा की मोबाइल लोकेशन दादरी मिली है। पुलिस का दावा है कि घटना के वक्त नाबालिग भाई बाइक चला रहा था। उसने हेलमेट भी नहीं लगा रखा था। पुलिस को इस मामले में छेड़छाड़ का कोई सबूत नहीं मिला है। पीड़ित पक्ष ने सोमवार को शिकायत दी थी, जिसे वापस भी ले लिया है, लिहाजा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। महाराष्ट्र में पालघर में हुई लिंचिंग की घटना में दहानू सेशन कोर्ट ने 28 आरोपियों को जमानत दे दी। महाराष्ट्र पुलिस आरोपियों की पहली रिमांड के 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रही। हालांकि 28 आरोपियों में से सिर्फ 10 ही आरोपी जेल से बाहर आ पाएंगे, क्योंकि 18 पर दूसरे मामलों में भी आरोप हैं। पालघर में 16-17 अप्रैल की रात गुजरात जा रहे 2 साधुओं को ड्राइवर समेत भीड़ ने पीट कर मार डाला था।
कोरोना के इलाज को लेकर बड़ी खबर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस ने दुनिया में कोरोना इलाज के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन बना ली है। इसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी भी मिल गई है। पुतिन ने दुनिया को जो सबसे हैरानी की बात बताई वो ये कि उन्होंने अपनी बेटी को भी ये वैक्सीन दी है। सारी दुनिया कोरोना वैक्सीन के इंतजार में थी और पुतिन ने वैक्सीन बना लेने का ऐलान करके हैरान कर दिया। हालांकि रूस ने करीब 1 महीने पहले ही इस बात का संकेत दे दिया था कि वो वैक्सीन बनाने के करीब है। रूस पर कोरोना वैक्सीन के फॉर्मूला चुराने जैसे आरोप भी लग रहे थे, लेकिन इन सब बातों से बेपरवाह रूस वैक्सीन बनाने के काम पर लगा रहा और आखिर वैक्सीन बना लेने का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति पुतिन की 2 बेटियां हैं, उनमें से एक को हल्का बुखार था। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें इस वैक्सीन की पहली डोज दी गई। इस डोज से पुतिन की बेटी की हालत में तेजी से सुधार हुआ और सिर्फ 1 दिन में ही बुखार कम हो गया। रूस का प्लान यह है कि सितंबर से इसका उत्पादन शुरू हो और अक्टूबर से ये टीका लोगों को लगाने का काम शुरू किया जाए। रूस ने ऐलान किया है कि सबसे पहले इस वैक्सीन को डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को दिया जाएगा। पूरी दुनिया को इसका फायदा इस साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत में ही मिल जाएगा।